वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी और आज की हमारी क्लास है 8। कक्षा 8वीं का पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बस की यात्रा, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। और इस पाठ का बस की यात्रा, इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि लेखक अपने दोस्तों के साथ उस बस में प्रवास करने के लिए, यात्रा करने के लिए बैठ चुके हैं, जिस बस की अवस्था जीर्ण होने के कारण लोग उसमें जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन लेखक को और उसके दोस्तों को वह हिम्मत बांधकर उसमें बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर मतलब संभालती है, उस प्रकार वह बस भी हम बेटों को आगे का प्रवास अच्छे से कराएंगे, क्योंकि वह बहुत अनुभवी और पुरानी बस है। अब आगे लेखक में इस बस की यात्रा में क्या क्या व्यंग्य और चुटकुले करते हैं, कहते हैं और पढ़ते हैं आगे लेसन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाठ का अगला परिचय। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं व्यंग्यकार लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित बस की यात्रा। इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि लेखक जिस बस में बैठकर यात्रा कर रहे हैं उसकी अवस्था एक तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, और जैसे जैसे वह स्टार्ट हो गई तो लेखक कहते हैं कि स्टार्ट होने के बाद इंजन की तरह वो बस भी बहुत ही हिलने लगी, और जिसके कारण लेखक और अन्य प्रवासी भी डर के मारे उस बस में हिल रहे थे। और बस की अवस्था के वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि उनकी खिड़कियों की कांच की अवस्था भी इतनी बेकार थी कि हम लोग खिड़कियों से थोड़ा हटकर दूर जाकर बैठ गए। फिर आगे लेखक क्या वर्णन करते हैं, पढ़ते हैं। बस सचमुच चल पड़ी। और देखो, अभी लेखक को पता नहीं लग रहा था कि लेखक बस चल पड़ेगी या नहीं, लेकिन बस चल पड़ी। और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो देखो, लेखक ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये गांधी जी के समय जब असहयोग आंदोलन हुआ था उस जमाने में जवान हो रही होगी, क्योंकि एक तो यह बस बहुत पुरानी है, और साथ ही साथ जिस प्रकार यहाँ पर लेखक ने उस गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन या उसका उल्लेख यहाँ पर क्यों किया है, क्योंकि जिस समय ब्रिटिश सरकार का अमानुष अत्याचार सर्वसामान्य भारत के लोगों पर चल रहा था, उस समय असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में दिसंबर को 1929 में शुरू हुआ था। और उस समय वह आंदोलन इस प्रकार था कि मतलब उसमें कुछ एक जगह पर शांतता से उनको अपने उस सारे प्रश्नों को हल करना था। तो जिस बस में बैठा है वह भी लेखक कहता है कि वह उस समय की थी और उस समय वह जवान थी, और उसका असर उस बस पर हुआ था कि जिस प्रकार उस आंदोलन का उद्देश्य था कि शांततापूर्ण, कि किसी भी प्रकार का अशांतता न करते हुए हमें उस आंदोलन को लड़ना है। तो उसी प्रकार लेखक कहता है कि इस बस में भी हमें क्या करना है, उसका सहयोग देकर, प्रवासियों का, यात्रियों का सहयोग लेकर उनको उस बस के साथ आगे यात्रा करनी है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। तो देखो, लेखक कहते हैं कि उस गांधी जी की असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त की थी, इसलिए उस समय उसको ट्रेनिंग दे चुकी थी या मिल चुकी थी कि किस प्रकार चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक दूसरे से क्या करना है, हमें हाथ मिलाकर असहयोग, मतलब अलग अलग चीज़ों को, असहयोग का मतलब क्या होता है और असहयोग का विपरीत शब्द क्या है, सहयोग देना। मतलब सहयोग देना मतलब क्या करना, मिलजुल कर एक अच्छा कार्य करना, सहयोग देना, सहयोग के मदद करना। लेकिन असहयोग का अर्थ क्या होता है कि मदद नहीं करना। तो उस समय में ब्रिटिश सरकार के विरोध में जो उन्होंने किया था उसको मदद न करने के लिए यह असहयोग आंदोलन किया गया था। तो लेखक कहते हैं कि अभी भी क्या हो रहा है कि बस में जो बस के अलग अलग पार्ट है वो क्या है, एक दूसरे से असहयोग कर रहे हैं, मतलब उनका एक दूसरे से कोई लेना का नहीं है, कोई मदद करने की भावना नहीं है, कोई भी सहयोग नहीं है, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से
असहयोग चल रहा था। मतलब देखो, जो सीट की जो बॉडी होती है, बैठने के लिए जो गद्दी की तरह जो चेयर होती है, हाँ, उस पर जो क्या हो रहा है, वो सीट भी इधर उधर बस के साथ मतलब जैसे जैसे बस आगे चल रही है वो हिल रही है इंजन अचानक से चालू होने के कारण। तो उसी प्रकार उस बस की जो सीट है वह भी अपने बॉडी से अर्थात शरीर से डगमगा रही है। मतलब उसका एक दूसरे से कोई सहयोग नहीं है। कभी लगता है सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। तो लेखक कहते हैं कि कभी देखो, कभी ऐसा लगता है कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी या बॉडी सीट को छोड़कर आगे निकल जाएगी। मतलब दोनों का एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। फिर बहुत लगातार लंबा प्रवास करने के बाद कम से कम 8-10 मील चलने पर तो दोनों एक दूसरे से फिर एक कोई भेदभाव उनमें लगने नहीं लगा। फिर एक दूसरे से वो जुड़ गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो लेखक यहाँ पर कह रहे कि उस बस का देखो, अगर ऐसे बस में अगर आपको जाना होगा तो आप पसंद करेंगे, क्या अवस्था हो जाएगी। तो लेखक यही कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या हम पर सीट बैठे हैं। लेखक आगे कहते हैं कि एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो देखो, अभी और एक समस्या आ गई कि क्या हो गई, अचानक से बस रुक गई और उसका पेट्रोल की टंकी में छेद आ गया था। तो लेकिन आगे क्या कहते हैं कि ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो देखो, अभी वो ड्राइवर भी कितना दिमाग वाला था कि उन्होंने क्या किया कि एक बाल्टी में अभी टंकी को छेद था, इसलिए उन्होंने क्या आइडिया लगाई कि बाल्टी में पेट्रोल डाला और उस पेट्रोल वाली बाल्टी में एक नली डालकर उस इंजन में डाल दी। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो मतलब देखो, इतनी जीर्ण अवस्था होने के बावजूद भी कि बस कंपनी वाले या जो बस उपयोग में नहीं होनी चाहिए उसको कितनी प्यार से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेखक के आगे सोचता है कि ऐसी अवस्था देखकर वो विचार करने लगते हैं कि जो बस कंपनी का जो हिस्सेदार, जो भागीदार उस बस से यात्रा कर रहा है वो क्या करेगा। अभी ऐसा लग रहा था कि उस इंजन को अपने गोद में ले लेगा और उस नली के पेट्रोल में वो अपने हाथ से उसमें डालेगा, पिलाएगा। जिस प्रकार देखो, माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर दूध की बोतल से दूध पिलाती है, तो उसी प्रकार वो इंजन को बाल्टी में लेकर नली से उस इंजन में वो पेट्रोल को डालेगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं थे। तो धीरे धीरे बस आगे बढ़ रही थी। तो लेखक कहते कि अभी मुझे उस पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। एक तो बीच में ब्रेक फिर सकता है या गाड़ी की चलाते चलाते स्टीयरिंग भी टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। तो देखो, आजू बाजू में देखा तो लेखक कहते हैं कि प्रकृति के दृश्य बहुत मन को भा रहे थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं उस हरे पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो देखो, जैसे ही उसका यात्रा कर रहे, लेकिन वो कैसे मतलब डर डर के वो बस की यात्रा करे। कि लेखक कहते हैं कि जो प्रकृति का लुभावना था, जो मन को मोहित कर रहा था, उसका आनंद लेने के बजाय अगर पेड़ आते तो हम लोगों को मुझे डर लगता था कि कैसे बस उस पेड़ से टकरा न जाए। इसलिए वो
जैसे पेड़ आने लगता तो लेखक अपनी जान मुट्ठी में लेकर बैठता कि उससे अपनी बस टकरा ना जाए, और जैसे वो पेड़ चला जाता फिर आगे कोई पेड़ आ रहा है या नहीं इसकी राह देखता रहता। फिर और बीच में मन में शंका भी आ रखता था, अगर कोई भी झील आ जाए तो शायद उसमें बस गोता चल मतलब उसमें गिर ना जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो देखो ऐसी जीर्ण अवस्था की बस है और अचानक से वो चल रही है और उसी प्रकार वो बंद हो जाती है। तो लेखक कहते हैं कि वह सविनय अवज्ञा अभी चालू है, उसका आंदोलन भी बस का चालू है। और इसमें बस का भागीदार कहते हैं कि इतना बस का कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन कभी कभी इत्तेफाक हो जाता है कि वो अचानक से बंद पड़ गई है। शील चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थककर बैठ गया हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लगकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो देखो अचानक से बस बंद पड़ चुकी है। तो लेखक कहते हैं कि क्षीण चांदनी में मतलब रात का समय है और चांदनी के थोड़े थोड़े उजाले में वृक्ष की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय बस खड़ी थी। और लगता था कि लेखक और उनके दोस्त सब बैठे और लेखक के मन में आता है कि हमें उस वृद्ध बस में बैठकर नहीं आना चाहिए था। हमें ग्लानि महसूस हो रही थी कि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो बस को देखकर ही हमें समझ में आ रहा था कि वह बस एक तो पुरानी वृद्ध है और बेचारी कैसी थक कर अब शांत से बैठ गई है। और लेखक सोचता था कि हमने क्यों यहाँ पर आने का उस बस में यात्रा करने की सोची। और यह उस पर लेखक कहते कि बेचारी पर लदकर हम उस पर और उस बस को हम परेशान कर रहे हैं। और अब ऐसे लेखक के मन में आने लगा कि अब इस बस का प्राणांत अर्थात उस प्राणांत का अर्थ होता है कि उस वहाँ पर उसका अंत होने वाला है, मृत्यु होने वाले है और बियागन में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। और वहाँ पर भी हमें उसको अंत्येष्टि मतलब मरने के पश्चात व्यक्तियों के मरने के पश्चात एक धार्मिक विधि की जाती है। तो लेखक कहते हैं कि जिस बस से हमें यात्रा करना था उसका भी वहाँ पर देहांत हो जाएगा और हमें उसका अंतिम विधि धार्मिक कार्य करके लौटना पड़ेगा। तो बच्चों अब तक हमने यह जो पाठ पढ़ा है उसके कुछ कठिन शब्दार्थ तो पहले देखते हैं। बच्चों हमने जो पाठ अभी पढ़ा, जो इस परिच्छेद को हमने विस्तार के साथ पढ़ा, उस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्द को अर्थ सबसे पहले देखते हैं। अर्थ इस प्रकार है, शब्द है अवज्ञा, अनादर, उपेक्षा, लुभावना, लुभाने वाला, गोता लगाना, डुबकी लगाना, तरकीब, तरीका, इत्तेफाक, संयोग, क्षीण, कमजोर, दयनीय, दया करने योग्य। आगे है ग्लानि करना, दुख, पछतावा, बियाबान, सुनसान, प्राणांत, मृत्यु, अंत्येष्टि, मरने के बाद की जाने वाली अंतिम क्रिया। इस परिच्छेद में एक मुहावरा का प्रयोग किया गया है जिसका मुहावरा है प्राणांत होना, जिसका अर्थ है मर जाना। आपको इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना होगा। अब कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला है, लेखक को बस के किसी हिस्से पर भरोसा क्यों नहीं रहा? उत्तर है, लेखक ने जब से यात्रा शुरू की तब से उस बस का इंजन, पेट्रोल की टंकी आदि खराब हो चुके थे, इसलिए उसे बाकी के हिस्से पर भरोसा नहीं रह गया था। आगे देखते हैं, लेखक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, ऐसा क्यों? उत्तर इस प्रकार है, लेखक को बस की ऐसी दशा देखकर ऐसा लग रहा था कि आने वाले पेड़ की बस से टक्कर न हो जाए, इसलिए वह हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। प्रश्न तीसरा है, झील दिखाने पर लेखक क्या अनुमान लगाता था? उत्तर इस प्रकार है, झील दिखाने पर लेखक यह अनुमान लगाता था कि बस उसमें गिरकर कहीं
डूब न जाए। आगे का प्रश्न है, उस दयनीय बस की दशा कैसी हो रही थी और क्यों? उत्तर है, बस की दशा उस वृद्धा के समान हो रही थी जो चलते चलते पेड़ की छाया में विश्राम करने के लिए रुक गई हो, क्योंकि बस अचानक रुकने के बाद प्रयास करने पर भी नहीं चल रही थी। आगे का प्रश्न है, लेखक को किस बात पर ग्लानि हो रही थी? इसका उत्तर है, लेखक को ग्लानि हो रही थी कि इतनी जीर्ण शीर्ण बस पर उसे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। यदि यह दोबारा न चली तो यही रात बितानी पड़ेगी। आगे का प्रश्न है, आपको कुछ शब्द दिए जिनका अर्थ लिखना है। प्रश्न है, अर्थ लिखिए। दयनीय, ग्लानि, प्राणांत। उत्तर, आपको यहाँ पर शब्द दिए और उसके अर्थ सामने लिखे हैं। पहला शब्द है दयनीय, जिसका अर्थ है दया करने लायक। दूसरा शब्द है ग्लानि, जिसका अर्थ है दुख, पछतावा। तीसरा शब्द है प्राणांत, जिसका अर्थ है मृत्यु। तो बच्चों, अब तक हमने बस की यात्रा इस पाठ के इस पैराग्राफ में पढ़ा तो किस प्रकार लेखक जिस बस की यात्रा कर रहा था उस बस किस प्रकार बार बार उनको दगा दे रहा था, और फिर आगे लेखक को ग्लानि होने लगी, पछतावा होने लगा कि हमें इस अवस्था के बस में हमें आगे की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बस अगर बंद हो जाएगी तो पता नहीं आगे उनको रात भर वही रहना पड़ेगा। तो आगे और क्या क्या अनुभव लेखक को इस बस यात्रा में आता है, इसका वर्णन हम पढ़ेंगे इसके आगे के भाग में। मिलते हैं फिर आगे के भाग में।